नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। उत्तराखंड में प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और भव्य कार्यक्रम किया हुआ। उस भव्य कार्यक्रम में खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि उत्तराखंड में प्रीमियर लीग होने पर उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक और यहाँ के जो कलाकार हैं उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई। और इस विषय को लेकर के लगातार जो उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं लोग वो चिंतित थे। उस पर कई पोस्ट लिखी गई। आज कुछ युवा वहाँ पहुँचे, उत्तराखंड मूल निवास समिति से जुड़े युवा मोहित डिमरी और उनके साथी वहाँ पर पहुँचे और उनसे वार्ता की और मजबूर किया उत्तराखंड प्रीमियर लीग के कराने वाले लोगों को कि वो उस कार्यक्रम में उत्तराखंड के कलाकारों को सम्मिलित करें और उनको बुलाएं। अब सुखद बात यह नज़र आ रही है कि एक समझौता या इस तरह की बातें हुई हैं कि अब जो कार्यक्रम का समापन होगा वहाँ पर उत्तराखंड के कलाकारों को जगह मिलेगी। हमारे साथ में गजेंद्र रावत जी हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। कैसे देखते हैं ये उत्तराखंड में प्रीमियर लीग होती है? उत्तराखंड प्रीमियर लीग में यहीं के कलाकारों को नहीं पूछा जाता है, इंटरनेशनल कलाकारों को बुलाया जाता है, भव्य कार्यक्रम होता है, सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जी ने भी शायद इस बात का संज्ञान नहीं लिया। तो कैसे देखते हैं? जिस उत्तराखंडियत के लिए ये प्रदेश मांगा गया था उसी उत्तराखंडियत की हम कल तक बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये मानते हैं, हम इस बात को जानते भी हैं कि ये प्रदेश 42 शहादतों से मिला है और उस प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो, करोड़ों रुपए का जो है इवेंट हो रहा है और उत्तराखंड के लोगों को जब नहीं बुलाया गया तो सब लोग तरफ से आवाज़ आई। और आज जो लोग भी वहाँ फ्रंट पे गए, जिन्होंने इस बात को उस क्रिकेट एसोसिएशन के कानों में डाला और उन्हें बाकायदा चेताया कि अगर अब भी तुम नहीं चेते और उत्तराखंड के लोगों को वहाँ नहीं बुलाया गया, स्थानीय कलाकारों को नहीं बुलाया गया, उत्तराखंडियत को अहमियत नहीं दी गई तो तुम्हारा बैंड बजाया जाएगा। और उसका इम्पैक्ट ये है कि अब वो ये सुनने में आ रहा है कि इस बात के लिए राजी हुई हैं कि समापन में जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी को बुलाएंगे, पांडवास को बुलाया जाएगा। और ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड प्रीमियर लीग के समापन या उद्घाटन का नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि उपचुनाव हो रहा था मंगलौर में, तो ये बता रहे कि जो हरियाणा से कैंडिडेट ले आए चुनाव लड़ाने के लिए, तो उत्तराखंड में क्या इनके पास कोई व्यक्ति नहीं बचा? जब आप कहते हैं कि पूरे कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी आपकी है, तो अपने कार्यकर्ता पे भरोसा कीजिए, उसको लड़वाइए। वो कम से कम उत्तराखंड के सवाल तो पूछेगा। अब बढ़ाना यहाँ चुनाव लड़ने आए, चुनाव हारे और वापस हरियाणा चले गए। वो अपने बेटे को वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उनका बेटा भी लड़ रहा है। अब वो परिवारवाद भी खत्म हो गया, इनका जातिवाद भी खत्म हो गया। ये सब विषय जो है नगण्य, मतलब दूसरी तरफ चले गए। अभी आपने एक और विषय इसी से रिलेटेड देखा कि टिहरी बांध की बहुत बड़ी झील बनी हुई है, 150 गांव वहाँ समाहित हो गए झील में, और वहाँ पर झील के नजदीक जो पार्किंग का ठेका है वो आपने हरियाणा के आदमी को दे दिया। कैसे? ये आपकी हिम्मत कैसे हो पा रही है सब करने की? तो आज की तारीख में जो ऑल वेदर रोड बन रहा है, 12,000 करोड़ रुपए का ऑल वेदर रोड है, उस ऑल वेदर रोड को कौन बना रहे हैं? वो सब भी वही ठेकेदार बना रहे हैं जिनका उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है, उनकी कोई मशीन नहीं है, उनका कोई ऑफिस यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग वहाँ पर जो काम को ग्रैब कर लेते हैं और हमारा जो उत्तराखंड का आदमी है उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना लिया उन्होंने। तो उनकी हैसियत इस प्रकार से बना दी गई। तो इसलिए जो लड़ाई अभी हम कुछ दिन पहले मूल निवास को लेकर लड़ रहे थे, जो हम भू कानून की बात करते हैं, इन सारे सवालों के आलोक में वही बात तो है जो आज उत्तराखंड प्रीमियर लीग में दिखाई हुई। ये बात जो आज मनवाई गई है, ये बहुत सुखद स्थिति है और ये बार बार ऐसा होना चाहिए। और जिस बात के लिए ये प्रदेश मांगा गया था कि भाई हमारा ये प्रदेश जो है उत्तराखंड जो है ये पनिशमेंट पोस्टिंग वाला नहीं बनकर रह जाए। और 24 साल बाद अगर हम आज ये भी देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, 8-9 जिलों में लोग नहीं बचे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्योंकि सचिवालय से लेकर और नीचे लोएस्ट लेवल तक जो सारा तंत्र है वो सब ऐसे ही प्रकार के लोगों के कब्जे में चला गया। तो जब आप इस प्रकार के कब्जे में लोगों को दे देंगे तो ये प्रदेश बचेगा कैसे? इसलिए उत्तराखंड प्रीमियर लीग का जो सवाल आज खड़ा हुआ है और जिस पर ये जीत हुई है कि इस सरकार के नुमाइंदों ने, यूपीएल की जो एजेंसी है, उन चलाने वाले लोगों ने, उन्होंने अपनी गलती मानी है कि निश्चित रूप से जब आप उत्तराखंड में कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर उत्तराखंडियत का अभाव है तो फिर उत्तराखंड कहाँ से रह गई? और इसीलिए ये जो सवाल आज यूपीएल से शुरू हुआ, ये यूपीएल से शुरू हुआ सवाल आने वाले समय में उस टिहरी की झील की पार्किंग तक भी जाएगा, ऑल वेदर की उन सड़कों तक जाएगा,
वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हजारों करोड़ रुपए के जो काम चल रहे हैं, वो काम चल रहे हैं, उनका कौन दे रहा है? अभी आपको ध्यान होगा कि गैरसैंण सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं प्रीतम पंवार धनौल्टी से, उन्होंने एक सवाल रेज किया कि 30% लोग यहाँ पर स्वरोजगार करते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, छोटी मोटी करते हैं, और इस सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि यहाँ का आदमी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा। अब आप अपने लड़कों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ आपके पेपर लीक हो जा रहे हैं। दूसरी समस्या आपकी हो रही है कि आपको जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो स्वरोजगार के लिए आपके कुछ काम नहीं है। जब वो व्यक्ति अपना लाइसेंस बनाता है, किसी का लड़का बीटेक करके आया, कोई सिविल से पॉलिटेक्निक करके आया, उसने अपनी कंपनी बनाई, उसको लगा कि अपने प्रदेश में सड़कें बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, बिल्डिंगें बनाएगा, तमाम चीज़ें करेगा, लेकिन आपने ऐसे नियम बना दिए कि सारे काम आप बाहर के लोगों को दे दोगे, तो फिर उत्तराखंड होने का क्या मतलब हो गया? ये सवाल। एक 24 वर्ष हमारे को हो गए उत्तराखंड बनाए हुए। नवंबर में हमारे को 9 नवंबर को पूरे 24 वर्ष हो जाएंगे, और 24 वर्ष बाद भी अगर हमको अपने लोगों के लिए काम मांगना पड़ रहा है तो ये हमारी सरकारों की निष्क्रियता कहेंगे। क्योंकि जिस तरह के टेंडर प्रक्रिया बनाई गई है कि अभी हाल ही में एक समूह की कुछ महिलाएं आई थी, उनका भी हमने कार्यक्रम किया था। उन महिलाओं ने ये कहा कि छोटी छोटी पैकेजिंग का काम करते हैं, लेकिन जब बड़ी कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को वो काम दिया गया तो 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर की डिमांड रखी गई। तो ऐसे समूह 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर कहाँ से लेंगे? और मेरा मूल सवाल ये है कि 24 बरस के बाद भी यदि हम आज भी ये सोच रहे हैं कि अपने लोगों को काम कैसे दिलाएं, तो कमियां कहाँ रह गई? और उसके पीछे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो प्रदेश है, जो सरकारें हैं, ये इस प्रदेश से नहीं चल रही हैं। जितनी भी सरकारें आज तक इस प्रदेश में रही है, इनका हाईकमान दिल्ली में बैठता है जी। अब दिल्ली में बैठा हुआ हाईकमान तय कर रहा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनको इस बात से मतलब नहीं कि वो व्यक्ति कैपेबल है नहीं है, वो चला पाएगा नहीं चला पाएगा। अब जो व्यक्ति बन गया वो जाके दिल्ली जाके पूछना पड़ रहा है कि भाई साहब देहरादून में D1 सविन बंसल को बनाना है, किसी और को बनाना है। जब ऊपर से वो क्या आएगा तब आपको बनाना पड़ता है। वो तय करेंगे कि आपके प्रदेश में जो पुलिस कप्तान होंगे वो कौन होंगे, उनकी लिस्ट कहाँ से आएगी, वो DGP कार्यवाहक होंगे कि फुल टाइम होंगे, वो वहीं से तय होगा। ये वहां से तय होगा कि पर्यटन का सचिव कौन होगा, शिक्षा का कौन होगा, चिकित्सा का कौन होगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया, सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। और ये इसीलिए आज ये जो आवाज उठी है, UPL के माध्यम से आवाज उठी है और एक अंजाम तक जाने की जो दिख रही है कि निश्चित रूप से एक बड़ी जीत भी हो, ये बात हर विषय पे आने की इसकी जरूरत है। और वो जो समय समय पर बात हुई है कि ये प्रदेश जो है दिल्ली का उपनिवेश बनकर रह गया है, ये बड़ी घातक है। अगर आपको SDM DM के ट्रांसफर की पोस्टिंग के लिए दिल्ली जाकर पूछना है तो फिर ये समझा जा सकता है कि ये प्रदेश कितनी कमजोर स्थिति में चल रहा है। और यही स्थिति इस प्रदेश के लिए घातक है क्योंकि ये नवोदित राज्य है। इस राज्य में अब तक बहुत सारी 10 दिशाएं तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो आपको पहले एक चिट्ठी संघ से लिखा के लानी पड़ेगी, दूसरी आपके क्षेत्र के विधायक से लानी पड़ेगी, फिर मंत्री विधायक से लानी पड़ेगी, फिर मुख्यमंत्री से, फिर आपको दिल्ली वो सारा लेके जाना है। तो जब तक ये दिल्ली का तारतम्य टूटा नहीं तो तब तक ये जो UPL में जो सब चीज़ दिखाई दी, जो आपको टिहरी की झील में दिखाई दिया, जो आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिखाई दे रहा है, और जो आपको यहाँ से लेकर आदि केदार तक दिखाई दे रहा है, जो सब काम हो रहा है वो सब वहीं से डिसाइड हो रहा है। और इनका डिसाइडिंग फैक्टर जब तक वहाँ खत्म नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लोगों को लड़नी पड़ती रहेगी। एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार और संगठन डेमोग्राफी चेंज करने की बड़ी तेजी से बात चल रही है और कई स्तर पर वो बातें हो रही हैं कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो बिजनेसमैन आ रहे हैं वो सब बाहर के आ रहे हैं। हमारे लोग सिर्फ आपने भी जिक्र किया, काम हमारे ही लोग कर रहे हैं, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। क्या उन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं वो इस तरह से नहीं बनाए जा सकते कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाएं ताकि हमारे लोग सीधे पार्टिसिपेट कर पाए? और जो डेमोग्राफिक चेंज का आपने सवाल उठाया वो मुझे लगता है कि प्रायोजित सवाल है जी। 2001 में जनगणना हुई जी, 2011 में जनगणना हुई और 2021 में भी जनगणना होनी थी जी, लेकिन तब बताए कोविड आ गया। तो जब आपके पास आंकड़े ही 2011 तक के हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताते हैं यहाँ कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने युवा हैं, ये तो सारे जनगणना के आधार पे हैं। तो जब 2011 के बाद से लेकर 2024 के बीच में आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है तो डेमोग्राफी चेंज होने वाला आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? क्या आप डेमोग्राफी चेंज सिर्फ उससे बता रहे हैं कि आपने कहा कि आपने जो अवैध अतिक्रमण था वो हटा दिया, अवैध अतिक्रमण आपने टिहरी में बटाया, आपने पौड़ी, चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बटाया।
आपने देहरादून में नहीं हटाया, हरिद्वार उधम सिंह नगर में नहीं हटाया, क्योंकि वहां आपका बड़ा वोट बैंक है, इसलिए आपने जो है उसके ऊपर एक अध्यादेश की कैप लगा दी। तो इसलिए डेमोग्राफी वाला सवाल तो पूरी तरह पॉलिटिकल है। इसमें जब तक ये कोई सरकार एक मुद्दा भी ऐसा है जिस पे लंबी बहस की जा सकती है। भाई आप बहस करो ना करो, हम कह रहे आप आंकड़े लेकर आओ और कल बताओ यहाँ पे कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, सब चीजें सामने आनी चाहिए और उसमें चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्पष्ट है कि अगर कोई इस प्रदेश की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करता है, इसकी उत्तराखंडियत से छेड़छाड़ करती है, इसके मूल सवालों से करता है, तो निश्चित रूप से उनसे लड़ा जाना चाहिए। जो आपने कहा कि छोटे छोटे काम क्यों नहीं किए जाते, तो मैंने कहा नहीं, वो सारी चीजें तय नहीं हो रही हैं। भाई पिछले 3 साल से मंत्रिमंडल की 4 सीटें खाली हैं, आप क्यों नहीं भर पा रहे? दायित्वधारियों के सैकड़ों पद खाली हैं, आप वो नहीं भर पा रहे हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपने अभी कुछ दिन पहले तो कहा था कि भाई जो बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो उपचुनाव में हार हुई, उसकी समिति गठित की थी आपने, कमेटी, वो कमेटी बताएगी कि हार के क्या कारण थे। इसमें इस प्रदेश में कोई पूछ ही नहीं पाया उनको कि आपकी कमेटी ने क्या जवाब दिया। और इस स्टेट के भीतर ये पहला अवसर है, तमाम मतलब चुनाव में, उपचुनाव पे, बड़ी रैलियों पे, हर कार्यक्रम पे हमने मुख्यमंत्री के बयान सुने। ये एकमात्र ऐसा विषय था इस प्रदेश के भीतर कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया। लेकिन कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे कि भाई आखिरकार जब आप हर बात पर बोल रहे हैं, इस पर आपने क्यों नहीं बोला। तो ये सारा विषय जो है ये इसीलिए कि आज मीडिया भी कमजोर हालत में पहुंच गया है, या उसको उसी लेवल पर पहुंचा दिया गया है। सरकारों ने इन मीडिया हाउसेस को अपने कब्जे में ले लिया है, पहले से ट्रेंड था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से उनको अपने उसमें ले लिया गया है। इसलिए जो सवाल पूछने वाले जो लोग थे वो कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं देता आपको। अब वो जो सवाल पूछने वाले लोग भी, उनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि अगर आज सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कल सुबह कोई नोटिस आ जाए, परसों कोई पुलिस आपके यहाँ जाए। ये सब है, लेकिन मेरा मानना है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये सब आज 2024 में, आज जब इस प्रदेश के लोगों ने देखा कि यूपीएल में उत्तराखंडियत गायब कर दी गई, तो वो लोग वहाँ गए, हमारे नौजवान साथी, और उन्होंने उन लोगों को मनवाया इस बात के लिए कि इस प्रदेश में आप उत्तराखंडियत की जो है बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कर सकते। चलिए, इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले तो आपने बाहर के कलाकार बुलाए, और लेकिन जब दबाव बनता है तब आपको मजबूरन उत्तराखंड के कलाकारों को बुलाने का वादा करना पड़ता है। आप बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे ये तो समापन बताएगा। ये असल बात इसमें ये है कि जब भी कोई लड़ाई हुई देश में, दुनिया में, क्रांति आई है, तो वो अपना जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है। तो आज उत्तराखंड के कुछ लोग जागरूक हुए, उन्होंने भू कानून की बात करी, उन्होंने जो है मूल निवास के सवाल पे चर्चा करी, उन्होंने चौराहों पर खड़ा होकर बात करी है, उन्होंने परेड ग्राउंड में करा, उन्होंने गैर शरण में करा, सब जगह उन्होंने बात रखी, तो उनके कानों में बात गई है। तो जब जब लोग हिम्मत करेंगे, बात रखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। और ये यूपीएल वाला जो विषय है, ये आने वाले समय में एक माइलस्टोन होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू। चलिए, तो लगातार जिस तरह से बातें उठ रही थी कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग में यहाँ के कलाकारों की उपेक्षा हुई है, वो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि बनकर के सामने आई है कि समापन के समय पर उत्तराखंड के कलाकारों को मंच पर जगह दी जाएगी। लेकिन क्या ये लड़ाई यहीं रुकेगी? क्या उत्तराखंड 24 बरस बाद भी अपने लिए अधिकार लड़कर लेगा? ये कुछ युवाओं ने सिद्ध तो किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को भी ये देखने की जरूरत है कि क्या 24 बरस में जो उत्तराखंड हमने बनाया था, जो हमारे युवाओं ने, जो हमारे आंदोलनकारियों ने जिन सपनों को देख करके उत्तराखंड बनाया था, क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं? वो उपलब्धियां हमारे को हासिल हो पा रही है? तो इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, तो जुड़े रहिए लोक साक्षी न्यूज के साथ।